नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 8 का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है दी वैम्पायर डायरीज का लास्ट सीजन, तो प्लीज वीडियो पर जरूर लाइक करें जिससे मैं आपके लिए दी ओरिजिनल और लेगेसीज के एपिसोड जल्द से जल्द ला सकूं। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को। पहले सीन में हम एक रैंडम कपल को देखते हैं जो जाने लग रहा था रोड पर और बातें कर रहा था सुपर हीरो मूवीज की। तभी हम देखते हैं जैसे वो जाने लगते हैं उनके रोड के आगे एक बंदा खड़ा होता है जिससे वो बच के निकल जाते हैं। बट हम देखते हैं एक और बंदा खड़ा था जिससे वो टकरा जाते हैं और डर जाते हैं शायद उसने किसी को मार दिया जान से। तभी वो गाड़ी से बाहर निकलते हुए देखने जाते हैं और पता चलता है पीछे डेमन तालियां बजाने लगता है और कहते हैं कैसे तुमने मेरे साइड से निकाली, बड़ा मस्त था, बट थिंग इज तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो क्योंकि तुमने इसे मार दिया। तभी हम देखते हैं एंजो रोड पे से उठता है और बोलता है कि तुमने मुझे मारा, बहुत दर्द होता है। और ये कहने को दोनों डर जाते हैं और बोलते तुम हमसे चाहते क्या हो। और ये कहने को बोलते तुमसे एक राइड चाहते हैं, चलोगे हमारे साथ। और तभी डेमन पीछे से आता है और बोलता है मैं ड्राइव करने वाला हूँ, और एक तरह से उन दोनों को किडनैप करके ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं डेमन एंजो उन दोनों को लेके आ चुके थे एक बड़े से गोडाउन के अंदर, और वहां लाने के बाद बोलते हैं कि हम यहाँ पर स्लेव की तरह काम करते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, हमको पता करना है तुम में से किसने सबसे ज्यादा बुरे काम किए हैं। और ये पूछने के बाद लड़की बताती है उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ बहुत बार सोया हुआ है, बट लड़का बताता है कि उसने अपनी नैना की पिल्स चुराकर बेच दी थी जब वो कैंसर से मर रही थी। और ये देखने को डेन बोलता है चलो हमारे पास विनर है लड़का। और ये पूछने के बाद लड़की बोलती है मेरे साथ क्या करोगे। और तब ये आंसर बोलता है तुम्हें आराम से डेथ देंगे, और तब उसको बाइट करता है और उसे मार डालता है और उसको अपने साथ ले जाता है। वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे डेमन उस लड़के को अंदर लेके आ जाता है और उसकी कमर पे एक हुक लगाता है जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है और उसे पानी के अंदर डाल देता है, जहां पर हम देखते हैं जैसे वो पानी के अंदर जाता है वो झटपटाने लगता है और मर जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं उस पानी के अंदर कोई चीज है जो उसको खाने लग रही है। उस मोमेंट पे हम देखते हैं ये देखने को एंजो ऐसे नॉर्मली रिएक्ट करता है और बोलता है मैं जाके टीवी देख रहा हूँ, तुम क्या करोगे। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मैं बुक पढ़ रहा हूँ यहीं पर। और ये कहने के बाद ये एपिसोड स्टार्ट होता है और पता चलता है डेमन और एंजो किसी के अंडर कंट्रोल है फुल्ली। अब फिर हम देखते हैं बानी लिख रही है डायरी एंट्री अलीना के लिए और बोलती है डियर अलीना, जिंदगी एक तरह से रुक चुकी है, हमने खूब ट्राई किया डेमन और एंजो को ढूंढने का, हर जगह वो कहीं नहीं मिले, अब टेंशन है वो कहां पर है, क्या कर रहे हैं और उस किस हाल में है। हम सोच सोच के बहुत बुरी तरह से टेंस हो चुके हैं, बट हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक नॉर्मल लाइफ जी सके। एक एक मोमेंट को ढूंढते हैं। उसी मोमेंट पे वो गिटार बजा रही होती है और जैसे स्ट्रिंग टूटता है उसे एक तरह से याद आने लगती है एंजो की और रोने लग जाती है और बोलती है सब नॉर्मल नहीं जा रहा है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं स्टेफन अभी कैरोलाइन के साथ है और वो दोनों सोने लग रहे हैं एक साथ, और वो एक साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एज अ कपल। वहीं पर हम देखते हैं अभी बानी बार बार याद करने लग रही है और बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है पुरानी मेमोरीज को सोच सोच के जब उसने अमेजिंग 3 साल एंजो के साथ बिताए थे। अब फिर वही हम कैरोलाइन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी अपनी नैनी से जो उनके बच्चों का ख्याल रख रही है, और बोलती है स्टेफन के सामने कि कौन अपने अच्छे वाले सैंडविच को स्टार शेप में काट के देता है और पूरा क्रस्ट वेस्ट कर देता है, इस तरह की फूड वेस्टेज है। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और तभी स्टेफन बोलता है तुम्हें फूड वेस्ट की ज्यादा चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता है कि नैनी हॉट है और यंग है और शायद अलारिक पे उसका क्रश ना आ जाए। और ये कहने का बोलती है हाँ ये भी एक डाउट है बट स्टिल। और ये कहने के बाद बोलती है चलो मैं काम के लिए जाती हूँ और आई होप कि आज का दिन पहले से ज्यादा अच्छा हो। और ये कहने के बाद जाने लगती है और पूछती है स्टेफन तुम क्या करोगे। और तभी स्टेफन बोलता है कि मैं आसपास के एरिया में जाऊंगा और पता करूंगा कोई डेड बॉडीज मिली है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता करना है कोई पैटर्न तो चल रहा है मरने का और मुझे जाके पता करना है कि वो है कहां पर। और ये कहने को तो चलने लगती है और तभी उसके फोन पे मैसेज आता है, वो कैरोलाइन पढ़ के बताती है और बोलती है स्टेफन यहाँ पर हमको एक डेड बॉडी मिली है, शायद कुछ अच्छा हो जाए। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है चलो ये दिन कल से तो अच्छा ही जाएगा। अब फिर हम देखते हैं कैरोलाइन अपने काम के लिए चली जाती है और स्टेफन जाता है सीधा बानी के साथ। हम देखते हैं बानी के साथ जंगलों में जाने लग रहा था और बानी उससे पूछने लगती है कि तुम्हें कहां मिला है सबूत। और ये कहने को बोलता है कैरोलाइन की कोई सोर्स ने बताया है और ये एक तरह से होप मिल चुकी है हमें। पहले हमारे पास कितने सारे मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट थी बट पहले डेड बॉडी मिली है और हमारे पास अब होप है जिससे कि हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, और कितना लंबा टाइम हो चुका है हमें उन्हें ढूंढते हुए। और तभी बानी बोलती है मुझे ऐसी होप नहीं चाहिए क्योंकि कितने लंबे टाइम से हम ढूंढते जाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता, एंड अप जीरो। और हर बार जब ऐसा होता है मेरी सारी होप टूट जाती है, मुझे बुरा लगता है और ऐसा लगता है वो कभी नहीं मिलेंगे, और ये सोच सोच के मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ और डिप्रेस भी, और इस बार ऐसा नहीं करना चाहती हूँ मैं। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलते तुम ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो कि मिलने वाले हैं वो भी पॉजिटिव बानी।
और ये कहने के बाद बोलता है कि तुमने सबसे ज्यादा हार्डवर्क किया अपनी लाइफ में और सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया और सेक्रीफाइस भी। वानी से ज्यादा सेक्रीफाइस किसी ने भी नहीं किया, अलीना ने नहीं किया, कैरोलाइन ने नहीं किया, और तुम मेरी होप हो वानी। तुम अगर होप छोड़ दोगी तो मैं किसके ऊपर होप रखूंगा कि वो कर सकता है। और तभी वानी बोलती है प्लीज मेरे पे होप मत रखो, मेरी सिचुएशन इससे भी बुरी हो सकती है। अब फिर वो दोनों पहुंच चुके थे उस लोकेशन पे जहां पर ये हुआ था, और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि जो वहां का डेप्यूटी था वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है पहले यहाँ के फालतू लोगों को भगाना था, और ये प्रेस वाले लोग भी आ गए हैं। और तभी हम देखते हैं स्टेफन के पास जाता है, उसे कंपेल करता है, वो बोलता है हम प्रेस के लोग नहीं, हम कोई भी नहीं है, बट ये सारी सिचुएशन बताओ। और तभी बताने लगता है कि लड़की है जो यहाँ पर मरी मिली है, बट यहाँ पर एक दो और ब्लड टाइप मिले हैं, बट वो उससे मैच नहीं होते लड़की से। शायद ये लड़की किसी हिरण से टकराई थी गाड़ी इसकी। और तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है किसी आदमी से भी तो हो सकता है। और ये कहने के बाद देखता है कि उस लड़की की लाश को उल्टा लगाया हुआ है गाड़ी के आगे, और वहां पर हम देखते हैं उसके गले पे बाइट मार्क्स हैं। और ये कहने के बाद देखते हैं तो वहां पर एक तार का भी निशान दिखाई देता है। तभी हम देखते हैं बानी पास से देखती है तो पता चलता है गिटार की स्ट्रिंग है, और गिटार से हमें याद आता है एंजो जो गिटार बजाना बहुत ज्यादा पसंद करता है। और ये सब सोचने को दोनों हैरान हो जाते हैं और उन दोनों केसेस को मैच करने लगते हैं और सोचते हैं ये डेमन और एंजो का ही काम है। और दोनों हैरान थे और थोड़े टेंस भी क्योंकि इस हालत में है। अब फिर हम अलारिक को देखते हैं अगले सीन में जो अपनी बच्चियों से बात करने लग रहा था वीडियो कॉल पे, और वहीं पर हम देखते हैं बोलते हैं तुम एक बार सलीन को बुलाओगे, तुम्हारी नैनी को। और तभी हम देखते हैं सलीन सामने आ जाती है, और तभी सलीन से बोलता है बच्चों का ख्याल रखना, मैं थोड़ा लेट आ सकता हूँ। और ये कहने के बाद बोलता है मेरा इंटर्न बुला रहा है, तुम बच्चों को ध्यान रखो कि सिर्फ उनको कुछ हो ना। और ये कहने का फोन काटता है और उसका इंटर्न आके बहुत ज्यादा खुश होकर बोलता है हमको कुछ मिल चुका है और आपको आके देखना चाहिए। और ये कहने को तो बेसमेंट की तरफ चलने लगते हैं। फिर उसका इंटर्न उससे बोलने लगता है कि मुझे पता कर सकता हूँ कि यहाँ पर कौन सी सुपरनेचुरल चीज यहाँ से भागी है और वो कहाँ जा सकती है। और ये कहने के बाद अलारिक बोलते तुम्हें पता है सिर्फ फेक है, और ये सिर्फ तुम्हारी थ्योरेटिकल एक्सरसाइज के लिए कर रहा हूं मैं, और जगह को मैं सिर्फ कपल ऑफ मंथ के लिए चला रहा हूँ। और ये कहते हुए बेसमेंट के उस रूम में जाते हैं। उस वोल्ट को खोलने के बाद हम देखते हैं वहां पर एक लड़की काम करने लग रही थी, और उसको बोलते हैं कि बताओ क्या करना है यहाँ पर। तभी फिर वो बोलते हैं तुम्हें लगता है यहाँ पर सुपरनेचुरल नहीं है, बट हमें डाउट हुआ तो हमने चेक कर लिया। और ये कहने के बाद बोलती है अगर तुम्हारी हियरिंग साइड कम हो जाती है तो बाकी सेंसेस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, दिखाती हूँ। और ये कहने को उसके आंख पे पट्टी बांधती है और कानों पे हेडफोन लगा के बोलती है तुम अपनी डायरेक्शन ढूंढो अपनी उंगलियों की मदद से, हर चीज को टच कर करके। और तभी हम देखते हो आगे बढ़ता है और हर चीज को टच करने लगता है, और एक पॉइंट पे आके बोलता है ये क्या चीज है। और ये कहने को दोनों इंटर्न्स बोलते हैं चलो इसको मिल चुकी है। और तभी हम देखते हैं लारिक दीवार के आर पार चला जाता है, और ये देख के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं दोनों इंटर्न्स। अब फिर जैसे अलारिक अंदर चला जाता है उनके दोनों इंटर्न्स भी अंदर आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि वो अलारिक से बार बार पूछने लगते हैं आपको इसके बारे में कुछ पता है। और तभी अलारिक बोलते हैं मैं भी पहली बार आया हूँ, पर तभी दोनों इंटर्न्स बोलते हैं इसीलिए हम आपको लाए कि आप हमें एक तरह से लीड कर सकें। और तभी हम देखते हैं अलारिक उन्हें लीड करने लगता है और गुफाओं के अंदर जाने लगते हैं। और ये कहने को उनकी इंटर्न बोलती है आप तो इंडियाना जोन्स टाइप हो ना, आपको ये सब करना पसंद है। और ये कहने को बोलता है हाँ पसंद था मुझे पहले, अब मेरी दो बेटी है और मुझे एक पीस में सही सलामत घर पहुंचना पड़ता है मेरी बेटी के लिए, और मैं सब छोड़ चुका हूँ पहले वाली चीजें हैं। और ये कहने के बाद एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बड़े पत्थर लगे थे जिनको हटाकर वो देखते एक डोर थे, डोर को तोड़कर अंदर चले जाते हैं। और ये देख के बोलते हैं अंदर हो क्या सकता है। और हम देखते हैं अंदर इतना सारा गोल्ड था, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्नामेंट्स थी। और ये सब देखने के बाद अलारिक बोलता है ये तो कोई गोल्ड माइन है जिसको हाइड कर दिया गया था मैजिक से। और ये देखने के बाद पूरी जगह पे गोल्ड देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब फिर हम कैरोलाइन को देखते जो अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी, वहां पर उसके दोनों बच्चों थे, दोनों बच्चों से मिलती है और उसकी नैनी बोलती है चलो तो फिर मैं अब चलती हूँ अपने खाने के लिए। और तभी हम देखते हैं उसको जाने देते हैं, और ये देखने के बाद वो बोलती है ये देखो तुमको पीट नहीं दिया था। और तभी हम देखते हैं ले लेती है और थैंक यू कहती है, और पीट ने वो वीडियो उसको पास ऑन की थी। और हम देखते हैं वीडियो चलाने लगती है कैरोलाइन, और तब उसके बच्चे पूछते हैं कि क्या है। और ये कहने को बताती है प्रिंसेस वर्जीनिया की एक तरह से फेरी टेल है जिसमें हम एक मैजिकल क्रीचर को ढूंढने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं वीडियो चलाती है जहां पर एंजो वर्जीनिया से मिलने गया था और जहां पर पूछता है उस क्रीचर के बारे में, बट तभी वर्जीनिया बताने लगती है और जैसे वो बोलना स्टार्ट करती है वीडियो एकदम ब्लर हो जाती है और एक इरिटेटिंग साउंड आने लगती है जिसे दोनों बच्चे अपने कान पे हाथ रख लेती हैं। और ये देखने को वीडियो को कट करती है और बोलती है शायद काम ढंग से बनानी है इस वीडियो का। फिर हम कैरोलाइन को देखते जो केस पे स्टडी भी कर रही थी और स्टेफन को फोन करती है, और उस स्टेफन उसे पूछने लगता है कि तुम सर्च करके बताओ इस एरिया के बारे में। और तभी बताती है इस एरिया के नियर बाय तो कुछ खास नहीं हुआ, बट यहाँ पर एक स्लोटर हाउस है जिसपे कुछ महीनों पहले एक कंप्लेन आई थी जहां पर ड्रेनेज में ब्लड इश्यू ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि वहां पर स्लोटर होते थे एनिमल्स को, और वहां पर शायद कुछ हो सकता है, वो 3 माइल की दूरी पे है यहाँ से।
और ये कहने को स्टेफन बोलता है चलो वहां पर जाके एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा। और ये कहने को फोन काटता है और हम देखते हैं कि वो जा रहा था उस स्लोटर हाउस पे और वो अभी भी वीडियो को देखने लग रही है कैरोलाइन और कोई सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब फिर हम देखते हैं सेलीन जो नैनी है उसका फोन आता है सीधा कैरोलाइन के पास और कैरोलाइन से बोलती है तुम कब तक आओगे और कैरोलाइन बोलते थोड़ा लेट हो सकता है और रिक आया क्या बोले नहीं रिक नहीं आया। और तभी दूसरे फोन पे ब्रूडी से बात करती है और पता करती है कि वो अपनी जॉब पे बिजी है और थोड़ा लेट आएगा। और तभी हम देखते हैं सेलीन गेट पे देखती है और बोलती है गेट तो खुला है मुझे लगा रिक आने वाला था और बोलते नहीं और बच्चे कहां पर है। और तभी सेलीन एक्सप्लेन करते हो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं बाय द वे दोनों छुप जाते हैं मैं उन्हें ढूंढती नहीं हूँ कुछ देर तक काम करती रहती हूँ और इसी तरह हमारा टाइम पास हो जाता है। बट हम देखते हैं गेट खुला था तो ये सोचने के बाद डरने लगती है और बोलती है कैरोलाइन को फोन पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस घर में। और तभी हम देखते हैं वहां से चाकू गायब हो जाता है और हम देखते हैं पीछे से आई थी वर्जीनिया और उसका गर्दन कट करती है और हम देखते हैं कि वो घर के अंदर घुस चुकी है और शायद उन बच्चों को मारने के लिए आई है। और ये सारी सिचुएशन देख के कैरोलाइन डर चुकी थी। तभी हम देखते हैं वर्जीनिया घर में ढूंढने लगती है और पहुंच जाती है लड़कियों के रूम तक। उस मोमेंट पे हम देखते हैं जल्दी से कैरोलाइन घर पहुंचती है और हम देखते हैं दूर फेंक के मारती है वर्जीनिया को एकदम कपबोर्ड खोलती है दोनों बेटी उसकी छुपी हुई थी और ये देखने को रिलैक्स हो जाती है वो दोनों सही हैं और बोलती है तुम दोनों यहीं पर रहना मैं थोड़ी देर में आती हूँ बंद करती है और वर्जीनिया की बॉडी को नीचे खींचते हुए लेके जाती है जो अभी बेहोश थी और सीधा जाती है सेलीन के पास उसको अपना ब्लड पिलाती है और हम देखते हैं सेलीन अब होश में आने लगी थी और ये देख के रिलैक्स हो जाती है। अब फिर हम देखते हैं अब सेलीन हील हो चुकी थी और तभी कैरोलाइन उसे कंपेल करती है और बोलती है यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था तुमने एक तरह से बच्चों के साथ डिनर किया और तुम उन्हें 2 घंटे के लिए आइसक्रीम खिलाने ले जा रही हो और 2 घंटे से पहले मत आना। और ये कहने के बाद दोनों बच्चों को भेज देती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वो जाते हैं सीधा वर्जीनिया के पास जिसको उसने बांधा हुआ था और थप्पड़ मार के बोलती है तू मेरे घर पे कर क्या रही है और तूने बच्चों को हार्म करने की सोची भी कैसे। और ये कहने को वर्जीनिया बोलती है तुमने उनको बाहर निकाल दिया उस वोल्ट से मैंने साफ साफ मना किया था वोल्ट नहीं खुलना चाहिए तूने ऐसा ट्राई भी क्यों किया। और ये कहने के बाद उस पर गुस्सा होने लगती है। उसी मोमेंट पर वर्जीनिया बोलती है वो उन बच्चों के लिए आने वाले हैं और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है मेरे बच्चों से उनको क्या लेना देना है। और तभी हम देखते हैं वर्जीनिया आंसर नहीं देती है और अपनी जीभ काट के मुंह से बाहर फेंक देती है और ये देख के कैरोलाइन बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग फील करती है। वही अब हम देखते हैं अलारिक का जो बहुत ज्यादा अमेजिंग फील कर रहा था एट द सेम टाइम टेंस्ड भी कि ये जगह एग्जिस्ट कैसे करती है। ऊपर से यहाँ पर कुछ भी करोजन नहीं हुआ है किसी भी चीज के ऊपर और सब कुछ एकदम फ्रेश है जैसे कि कल ही बंद किया हो। और ये कहने के बाद बोलता है जगह तो बढ़िया है बट ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं है और ये बाहर के एनवायरमेंट की वजह से इरोजन ना हुआ हो। और तभी हम देखते हैं जॉर्जी बोलती है वैसे जगह पिरामिड जैसी है जहां पर सब कुछ सेफ है बस इस बंदे को छोड़ के। और वहीं पर हम देखते हैं एक स्केलेटन दिखता है बुक के साथ और तभी हम देखते हैं कि वो साफ मना करता है किसी भी चीज को टच मत करना यहाँ पर क्योंकि यहाँ सब कुछ एंटीक है जब तक हम पूरी चीज को सील नहीं कर देते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जॉर्जी उस पर बार बार फ्लर्ट कर रही थी और साफ मना करता है अलारिक प्लीज मुझे फ्लर्ट मत करो मेरे 2 बच्चे हैं और आई एम आउट ऑफ बिजनेस राइट नाउ इन चीजों के लिए मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरे किड्स है। और ये कहने को साफ मना करता है और तभी हम देखते हैं उसका दूसरा इंटर्न अंदर आता है और बोलते हैं कि इमरजेंसी कॉल है घर से आपको जाना होगा। और ये कहने को हम देखते हैं अलारिक वहां से निकल जाता है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं स्टेफन पहुंच चुका था उस स्लोटर हाउस में और बात कर रहा था बानी से जो उस लोकेशन पर थी। और हम देखते हैं उस मोमेंट पर उस डेड बॉडी के कान से कैंडल वैक्स निकलता है और ये देखने के बाद बानी बहुत ज्यादा हैरान थी कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि अब बोलते हैं बानी मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ स्टेफन मुझे लगता है कुछ है वहां पर। और तभी हम देखते हैं दोनों जाने लगते हैं और वहीं पर जैसे स्टेफन अंदर पहुंचता है अकेला और वहां पर उसको लगता है पानी के अंदर कुछ चलने लग रहा है जिसे वो महसूस कर पा रहा था। और उसके सामने खड़ा था उसका भाई डेमन और बोलता है हेलो ब्रदर। तभी स्टेफन बोलता है जगह क्या है और तू यहाँ पर कर क्या रहा है साथ चल। और क्या वोल्ट से निकला जिसने तुझे इतना अजीब सा बिहेव दे दिया है और तू उसके साथ कर क्या रहा है वो क्या चीज है। और ये कहने के बाद अब डेमन बोलता है मैं यहाँ पर डेली काम कर रहा हूँ जैसे मैं स्लोटर हाउस में कर रहा हूँ लंबे टाइम से तुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ये चीज तुझे यहाँ पर नहीं चाहती है और पर्सनली मैं भी नहीं चाहता हूँ और मेरी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो चुकी है और तू हेल्प नहीं कर सकता है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है मैं हेल्प कर सकता हूँ इसमें क्या बड़ी बात है। और तभी ये कहने के बाद डेमन बोलता मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए सबसे पहली बात तो और अगर मेरी ह्यूमैनिटी वापस आ भी जाती है तो जो चीज है यहाँ पर वो मुझे यहाँ से नहीं जाने देगी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटर है तू चला जाए यहाँ से ये सबके लिए बेटर होगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन बिल्कुल भी एग्री नहीं करता इस बात पे। और यहीं पर हम देखते हैं डेन बोलता है कि मैंने रियल हेल देखा है तूने फिनिक्स स्टोन में था ना वो कुछ नहीं है जो इस वाले रियल हेल में मैंने देखा हुआ है महसूस किया हुआ है और तू नहीं समझेगा तू यहाँ से जा सकता है तेरे लिए बेटर है। और ये कहने के बाद उसको जाने के लिए कहता है।
तभी हम देखते हैं बानी भी वहां पर आ चुकी थी और वो स्टेफन की आवाज सुन रही थी। स्टेफन बोलने लग रहा था अलीना के पास नहीं जाना तुझे, अलीना वापस आ जाएगी कुछ टाइम में। और ये कहने के बाद डेवन बोलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं अलीना से आगे निकल चुका हूं अपनी लाइफ में, वो मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी चुपचाप सुन रही थी ये बातें और आगे बढ़ने लगती है। और हम देखते हैं कि अब स्टेफन को गुस्सा आता है और बोलते चलो ये यही तेरी चॉइस है ना, और एक लकड़ी को तोड़ता है, उसको मारता है और जमीन पे गिरा देता है। वही हम देखते हैं बानी आती है और बोलती है मैं एंजो को भी ढूंढती हूँ, इन दोनों को गाड़ी में डाल के ले चलते हैं यहाँ से। और जैसे हम देखते हैं बानी मुड़ती है, हम देखते हैं वहां से डेमन की बॉडी गायब थी और आता है एंजो और मुक्का मारता है। और हम देखते हैं कि इतनी जल्दी डेमन रिकवर हो चुका था और पीछे खड़ा था बानी की गर्दन पकड़ के, और ये देख के हैरान था कि ये सब इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो रहे हैं। अब फिर हम देखते हैं एंजो साफ मना करता है और बोलता है हम नहीं जाने वाले तुम्हारे साथ, तुम समझते क्यों नहीं हो, और तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और हम देखते हैं कि गर्दन पकड़ी हुई थी डेमन ने बानी की, और ये देखने के बाद स्टेफन बोलता है ओके हम दोनों चले जाएंगे, बेटर है। और हम देखते हैं ये देखने के बाद बानी को बहुत अजीब लगता है और बोलती है तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर। और ये कहने के बाद बानी को और स्टेफन को बोलता है तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं मर चुका था 150 साल पहले ही, ये सिर्फ मेरी सेकेंड लाइफ है और मुझे किसी और को सर्व करना है, तुम समझ जाओ और यहाँ से चले जाओ। और ये कहने को तुम दोनों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं वर्जीनिया की डेथ हो चुकी थी, वहां पर पहुंच चुके थे अलारिक और कैरोलाइन, और दोनों टेंस थे, उनकी बच्चों की जान खतरे में पड़ गई क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बिजी हो गए थे अपने काम के अंदर, और उनकी नैनी को तो लगभग मार ही दिया था। तो टेंस हो जाते हैं और बोलते हैं हमको एक साथ रहना पड़ेगा, एक टीम बनकर, चाहे हम एक घर में ना रह पाए बट हमको एक तरह से टाइम मैनेजमेंट करना होगा एक दूसरे के साथ। अब हम देखते हैं उस शेड के पास वापस आ चुकी थी बानी और स्टेफन बिल्कुल इमोशनलेस हो चुका है। वहीं पर बानी बोलते हैं हमको फिर से ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि एंजो और डेमन अपने कंट्रोल में नहीं है, बट हम देखते हैं एंजो ने कुछ सबूत छोड़े थे मेरे लिए, वो गिटार स्ट्रिंग और ये सब, और मुझे पता है वो इशारा करना चाहता है कि हम उन्हें ढूंढे, बट वो किसी चीज के अंडर कंट्रोल है जिसे प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को, और शायद हमें करना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं कि अब सारी होप छूट चुकी थी और स्टेफन बोलता है मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा और शायद मैं हार चुका हूं क्योंकि मेरे भाई ने मुझे ब्लेम किया है, शायद मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है। और ये कहने के बाद पानी बोलते तुम पागल हो गए हो, सुबह तुम मुझे एक तरह से मोटिवेट कर रहे थे उनको ढूंढने के लिए, जब मैं डिप्रेस फील कर रही थी, तुम 100% सही हो, हम उन्हें वापस सही कर सकते हैं और हमको एक दूसरे के हेल्प करनी पड़ेगी। अब फिर हम देखते हैं बानी अकेली थी इस मोमेंट पे और याद करने लगती है एंजो के साथ बिताए मोमेंट्स को, और तभी याद आता है उसे एक मोमेंट जहां पर वो साइरेंस की एक तरह से स्टोरी पढ़ने लग रहे थे, जहां पर साइरेंस एक आइलैंड पे रहती है और वहां पर एक शिप आती है सेलर्स की, जिनको अपने गाने से वो बुलाती हैं और फिर उनको मार के खा जाती हैं। और ये सारी स्टोरी सुनने के बाद वो एंजो से बोल रही थी कि मुझे ऐसी फालतू स्टोरी नहीं सुननी है और इसमें कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद एंजो बोलते हैं रोमांटिक है, और ये सब चीजें याद कर रही थी रियल टाइम में बानी, और सोचती है शायद वो मुझे सबूत दिखाना चाहता था और शायद मुझे इशारा कर रहा था। और तभी वो बुक खोलती है और वहां पर उसे सबूत मिलते हैं। एंजो क्या बताना चाहता है, जिस तरह के कान में लगा वैक्स और गाड़ी के आगे बंधी हुई बॉडी जो बिल्कुल सेम स्टोरी में था जहां पर शिप के आगे उसे बांधा हुआ था, और वहां पर ये सारे सबूत मैच कर रहे थे साइलेंस की स्टोरी को और एंजो को सबूत को। और ये सब सोचने के बाद अब बानी को डाउट होने लगा था कि एंजो उसे सबूत दे रहा है कि कोई और नहीं साइरेंस ही है। तभी हम देखते हैं डेमन और एंजो एक तरह से एक विक्टिम को लेके जा रहे थे। वो विक्टिम नहीं, एक तरह का पेंटर है जिसने अपनी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है और म्यूजियम में रखी हुई है, और सारी उसने ब्लड से बनाई है, जो डेमन पता कर लेता है स्मेल से ब्लड की। और ये कहने के बाद पूछने लगता है कि तूने ऐसा क्या किया उन लोगों के साथ। तभी हम देखते हैं एंजो के कान में बताते हैं और एंजो खुद टेरिफाइड हो जाता है ये सुनने के बाद और बोलता है कुछ मत बोल, तू बस हमारे साथ चल। और हम देखते हैं उसको लेके चले जाते हैं उसी स्लोटर हाउस के अंदर। अब फिर हम स्टेफन को देखते हैं जो अलीना के लिए डायरी लिख रहा था और बोल रहा था मेरी टर्न तो नहीं है बट लिखना चाहता हूँ क्योंकि हमारी सारी होप खत्म हो चुकी है और शायद अब डेमन वापस कभी नहीं आ पाएगा और हमने उसको खो दिया है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अभी डेमन गाड़ी से वापस जा रहा था उस स्लोटर हाउस की तरफ और बार बार सोच रहा था अलीना के बारे में जो उससे पहली बार मिला था वो। और तभी हम देखते हैं उसे कैथरीन बुलाता है और बोलती है नहीं मैं अलीना हूँ। और ये कहने के बाद बोलती है यार मुझे तू वापस चाहिए क्योंकि तुझे सोच सोच के मैं एक तरह से होल्ड ऑन हूँ अपनी ह्यूमैनिटी के ऊपर। अगर मैं अब तक सही हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ अलीना, और प्लीज तुम होल्ड ऑन रखना मेरे ऊपर। और ये कहने के बाद किसी चीज से उसको बचा रहा है, अपनी मेमोरीज तक को उस इविल से। और ये देखने के बाद हम देखते हैं अभी भी डायरी लिखने लग रहा था स्टेफन और बोलता है कि मैं मेरे भाई पे अभी भी होप नहीं छोड़ूंगा, ट्राई करता रहूंगा जब तक वो मिल नहीं जाता है। अब फिर हम देखते हैं कैरोलाइन मिलने आती है स्टेफन से, उसके गले लगती है और बोलती है आज मेरा दिन इतना अच्छा नहीं गया। और तभी हम देखते हैं स्टेफन कुछ नहीं बोलता है
और तभी कैरोलिन बोलती है चलो आज से मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, तुम अकेले रहते हो बाय द वे, और मुझे चांस मिल चुका है एक साथ रहने का। और ये देखने को दोनों किस करने लगते हैं। हम देखते हैं बानी फोन करती है अलारिक को और बोलती है मुझे कुछ पता करना है, ये साइरेंस क्या है। और ये कहने को बोलते हैं ग्रीक मैथोलॉजी में इनके बारे में लिखा हुआ है, ये एक तरह से अपने गाने की आवाज से सेलर्स को बुलाती थी और खा जाती थी, और कुछ तो कहते हैं डेविल के लिए काम करती हैं। और ये कहने को बोलता है कि मुझे लगता है कि ये हमारे टाउन में हो सकती हैं, क्या तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है हाँ हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, और तुम्हारे पास क्या सबूत मिला है। और ये कहने को पढ़ने लगती है और बताती है साइरेंस वो हैं जो इंसानों के ऊपर फीड करती हैं और सबसे नेगेटिव और इविल पे फीड करने पे ज्यादा पावरफुल होती हैं, उनकी सोल को हेल में भी भेजती हैं और खाने के बाद उनकी बॉडी को एक तरह से टांग देती हैं एज अ रिवॉर्ड। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है हाँ ये तो सिर्फ स्टोरीज में है, तुम्हें क्यों लगता है रियल है। और ये कहने के बाद बोलती है मैंने वो जगह देखी है और एंजो हमें सबूत देना चाहता था हम लड़ किससे रहे हैं और उन्हें बचाना किससे है, और एंजो ने हमको एक तरह से डायरेक्ट वे बता दिया है। और ये सुनने के बाद हैरान हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पर एंजो और डेमन एक बंदे को लेके जाते हैं, उस पानी में डाल देते हैं जिससे उसको खा लेती है, और हम देखते हैं ये करने के बाद वहां से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं पीछे पानी में से कोई निकलता है और ये देखने के बाद बोलते हैं तुझे कोई आवाज आ रही है गाना गाने की। और पीछे देखते हैं तो वो एक लड़की को देखते हैं जो उस ब्लड में कवर्ड थी और बाहर निकलती है। और ये देखने के बाद डेमन बोलते हैं चलो इसने इतना खाने के बाद तो अब सही हो गई जो बाहर निकल के आ चुकी है। और हम देखते हैं कि वो इविल आ चुका था टाउन के अंदर, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस देखेंगे अगले एपिसोड में होता है क्या, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस सीरीज को हम जल्द से जल्द खत्म करेंगे क्योंकि मैं दी ओरिजिनल स्टार्ट करने वाला हूं जल्दी। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा। We'll be right back.